हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिल्ली शहर में रिधिमा नाम की लड़की अपनी मम्मी रेनू और पापा राकेश के साथ रहती थी। वो पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसे मोमोज खाने का बहुत शौक था। वो जहाँ भी जाती मोमोज खाए बिना नहीं आती। उसने दिल्ली की हर जगह के मोमोज ट्राई किए थे और उसे अलग अलग जगह जाकर मोमोज खाना भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन रिधिमा अपने दोस्तों के साथ मोमोज खाने जाती है तो देखती है, अरे यार देख, यहाँ आज कंपटीशन हो रहा है, वो भी मोमोज खाने का। चल चल के देखते हैं। तो दोस्तों, क्या आज यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो इनको टक्कर दे सके और आधे घंटे में, हाँ सिर्फ आधे घंटे के अंदर 20 प्लेट मोमोज खा सके? अरे रिधिमा, मैं ना सच कह रही हूँ, ये कंपटीशन तेरे अलावा कोई नहीं जीत सकता यार। तू ना बस हाँ बोल दे। आओ आओ जल्दी आओ, और हाँ अगर कोई ये कंपटीशन जीत गया तो हमारी तरफ से उसे लाइफ टाइम फ्री मोमोज मिलेंगे। रिधिमा, अब तो ये बनता ही है। हाँ रिधिमा, मुझे तुझ पर पक्का यकीन है यार। अच्छा बाबा ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो तो मैं कंपटीशन के लिए रेडी हूँ। ऐसा कहकर रिधिमा कंपटीशन करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो आधे घंटे में 25 प्लेट मोमोज खा लेती है और एक नया रिकॉर्ड बना देती है जो कोई नहीं तोड़ पाता। साथ ही रिधिमा और उसके दोस्तों को लाइफ टाइम फ्री मोमोज खाने का ऑफर भी मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ उसके मम्मी पापा उसकी शादी की चिंता कर रहे होते हैं और कुछ दिनों बाद रिधिमा के लिए अतुल नाम के लड़के का रिश्ता आता है और वो अपनी माँ सुशीला के साथ रिधिमा को देखने आता है। अरे आइए बहन जी, आराम से बैठिए। जी जरूर। बहन जी कुछ लीजिए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब आप लड़की को बुला दीजिए। हाँ जी बुलाती हूँ। रिधिमा हाथ में चाय नाश्ता लेकर वहाँ आती है। अतुल को रिधिमा पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। साथ ही सुशीला को भी रिधिमा पसंद आती है, जिसके बाद दोनों परिवार वाले उनकी शादी धूमधाम से करवा देते हैं। कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। रिधिमा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन उसकी मोमोज खाने की आदत नहीं जाती। वो आए दिन मोमोज के साथ कोई ना कोई नया आविष्कार करती ही रहती, जो कि उसकी सास सुशीला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और इसे लेकर सुशीला रिधिमा को ताने देना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन, कैसी निकम्मी और बदतमीज बहू मिली है मुझे। क्यों माँ जी, भला मुझ में क्या कमी है? जैसी बहू सबकी होती है वैसी ही मैं भी हूँ। हाँ हाँ वो तो दिख रहा है, कुछ ढंग का तो आज तक तुझसे बनाया नहीं गया। नास पीटी, बस ये मैदे के लड्डू बना कर ले आती है रोज की रोज। जब देखो तब बड़बड़ करती रहती है। कुछ देर बाद रिधिमा अपनी सास को खाना देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अचानक एक दिन रिधिमा के पति अतुल का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में अतुल की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके दिमाग पर चोट लगने की वजह से उसकी हालत बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाती है और अतुल का काम भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उनके घर की हालत बहुत खराब हो जाती है। साथ ही सुशीला इस सब का जिम्मेदार रिधिमा को ही मानती है। ऐसे ही एक दिन, हाय कलमुही नास पीटी, ये जो कुछ हुआ है ना तेरी वजह से हुआ है। आज मेरे बेटे की ये हालत तेरी वजह से हुई है। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? भला मैंने क्या किया है? हाय रहने दे तू तो। अगर तूने मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखा होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। माँ जी, अभी ये सब नहीं, बल्कि इस बारे में सोचने का टाइम है कि घर की हालत को कैसे सुधारा जाए, कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। बहू, बात तो तू सही कह रही है, पर हम क्या करेंगे?
तभी वहाँ प्लेट में रखे मोमोज देखकर अतुल बच्चों की तरह मोमोज खाने की जिद करता है, जिसे देखकर रिधिमा को मोमोज का स्टॉल लगाने का आइडिया आता है और वो अपनी सास से बात करके मोमोज की स्टॉल लगाने की पूरी तैयारी कर लेती है और अपना अलग अलग तरह के मोमोज बनाने का हुनर इस्तेमाल करती है। रिधिमा जब पहले दिन अपना स्टॉल लगाने जा रही होती है, तब उसकी सास उससे कहती है, बहू सारा सामान रख लिया ना? और सुन, ध्यान से जाना। जी माँ जी, सब अच्छे से हो गया, आप चिंता मत कीजिए। अरे बहू, मैं भी तेरे साथ चलती, पर क्या करूँ? अतुल के साथ भी तो किसी को रहना पड़ेगा ना। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। तभी वहाँ भागता हुआ अतुल आ जाता है और रिधिमा से कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने काम से बाहर जा रही हूँ। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, आज नहीं, आप फिर किसी दिन मेरे साथ चलना। सब मेरे साथ ऐसा करते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं जब शाम को आऊंगी ना तो हम दोनों घूमने चलेंगे। पक्का ना? हाँ बाबा, एकदम पक्का, आप जो भी बोलोगे ना वैसा ही होगा। अच्छा अब मैं जाऊँ? ठीक है, लेकिन जल्दी आना। बाय। अतुल की बात सुनकर रिधिमा वहाँ से चली जाती है और खुशी खुशी अपना स्टॉल लगाती है। उसके मोमोज की अलग अलग वैरायटी और टेस्ट की वजह से मोमोज लोगों को पसंद आना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते उसके मोमोज सारे शहर में प्रसिद्ध हो जाते हैं। साथ ही इस सब से उसके घर की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगती है। इतना ही नहीं, जहां रिधिमा ने खूब मेहनत करके एक छोटे से स्टॉल से शुरुआत की थी, अब वो एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल जाती है। ऐसे ही एक दिन रिधिमा अतुल को लेकर रेस्टोरेंट से घर आ रही होती है, तभी अचानक कुछ गुंडे उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अरे वाह चम्मक, चल लो, कहाँ जा रही है इस बच्चे के साथ? आजा जरा, इधर आजा एक बार। अरे अरे, ये बच्चा तेरा क्या साथ देगा? तुझे तो हमारे साथ चलना चाहिए। अरे आजा मेरी रानी, हमारे साथ चल। ये क्या बोल रहे हो तुम सब, और मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? रिधिमा, चलो यहाँ से, ये गंदे लोग हैं, चलो यहाँ से। इस तरह वो गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं और वहाँ हाथापाई में अतुल के सर पर एक जोरदार डंडा लग जाता है, जिसकी वजह से उसके सर से खून आने लगता है। साथ ही वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिसके चलते गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और रिधिमा तुरंत अतुल के पास जाकर उसे संभालती है और जैसे ही अतुल को होश आता है, वो कहता है, अरे रिधिमा, हम यहाँ कैसे? क्या आपको कुछ याद है कि हम यहाँ कैसे आए? नहीं तो, और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? तुम तो कुछ कहो। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? जैसे सब बोलते हैं, मैं भी वैसे ही बोल रहा हूँ। इसका मतलब आप ठीक हो गए अतुल जी, आपको सब याद आ गया, आप फिर से पहले जैसे हो गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। ठीक मतलब क्या हुआ था मुझे? अतुल की बात सुनकर रिधिमा उसे सब सच बताती है कि पिछले दिनों उनके साथ में क्या क्या हुआ है और साथ ही रिधिमा की सास सुशीला को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रिधिमा से माफी मांगती है, साथ ही उसे आशीर्वाद भी देती है। इतना ही नहीं, अतुल भी अपने काम पर वापस लौटता है और दोनों मियाँ बीबी मिलकर खूब नाम कमाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये मोमोज वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा जो इतने ही मजे से मोमोज खाता है और अपना काम भी करता है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नैना एक बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो हमेशा से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके माता पिता पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए उसे प्रेशराइज करते रहते थे। वो दिन रात किताबें पढ़ती रहती थी, यहाँ तक कि कॉलेज के हॉलिडेज में भी वो सारा दिन बस पढ़ती ही रहती थी। इतनी कड़ी मेहनत करने और देर तक जागने की वजह से उसकी आंखों पर मोटा सा चश्मा लग गया था। ऐसे ही एक दिन
सुपरमार्केट में वो अपनी माँ किरण के साथ शॉपिंग कर रही होती है और उसे अपनी एक स्कूल की दोस्त मिलती है। हे, यू आर नैना, राइट? ओ हाय अनु, तुम क्या कर रही हो आजकल? मैं वो आर्ट्स पढ़ रही हूँ। यू नो ना, मुझसे ज्यादा पढ़ाई नहीं होती। वैसे कल से तो कॉलेज के हॉलीडेज है। कहाँ जा रही हो तो फिर हॉलीडेज पे? केदारनाथ ट्रैक के लिए, और वो भी रुद्र के साथ। रुद्राक्ष मेरे साथ पढ़ता था, तुम्हें तो याद ही होगा ना? हाँ याद है। ओके नैना, बाय, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है। इतना कहकर अनु वहाँ से चली जाती है और नैना बस सारा टाइम अनु की बातों के बारे में सोचती रहती है। सब कितना खुश है अपनी लाइफ में, एक मुझे छोड़कर। मेरी तो जिंदगी सिर्फ इस चश्मे और इन किताबों में उलझ के रह गई है। मैं भी सबकी तरह खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीना चाहती हूँ। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। वो अपना फोन उठाती है और तुरंत ही अनु को कॉल करके केदारनाथ ट्रैक जाने के लिए अपनी भी टिकट बुक करवा लेती है। अगले दिन ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर चली जाती है, जहां सामने से बड़ी ही तेजी से आ रहे रुद्र यानी रुद्राक्ष सक्सेना से उसकी टक्कर हो जाती है। ए मिस्टर, क्यों शताब्दी एक्सप्रेस की तरह भागे आ रहे हो? थोड़ा देखकर नहीं चल सकते? ओह, आई एम सो सॉरी, मैं बस थोड़ा जल्दी में था। तुम रुद्र हो ना? मिस्टर रुद्र सक्सेना, डीएसएम स्कूल लास्ट ईयर 2015 लास्ट बेंच और पक्का लोफर जो हमेशा चिल करता था। वाओ, गूगल किया है मेरे बारे में स्वीट हार्ट, लगता है बहुत करीब से जानती हो मुझे। बहुत अच्छे से मिस्टर रुद्र। हे वेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम नैना हो ना? वही स्कॉलर नैना। अरे तुम्हारे इस चश्मे को कैसे भूल सकता हूँ मैं। हाँ, और तुम मेरे ही पेपर से चीटिंग करके पास होते थे। अगर मैं ना होती तो क्या होता तुम्हारा? हाँ, वो तो है। इतने टाइम बाद तुम्हें दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा चश्मेश। तभी वहाँ नैना की आवाज सुनकर अनु आ जाती है और कहती है, नैना, क्या तुम साथ चलने के लिए रेडी हो? अनु, ये मिस चश्मिश हमारे साथ जा रही है क्या? यस रुद्र। ओके, फिर तो बहुत मजा आएगा। वो तीनों केदारनाथ ट्रैक पहुंच जाते हैं, जहां उनके कई और दोस्त पहले से ही उनका वेट कर रहे होते हैं। नैना सबसे घुलने मिलने की बहुत कोशिश करती है, पर उसके सिंपल लुक और चश्मे के चलते सब उसका मजाक बनाते थे। वो अपना ज्यादातर वक्त अकेले ही बिताती थी। ये सब देखकर रुद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उससे बात करने के लिए उसे स्नोफॉल के टाइम पर एक लॉन्ग वॉक पर ले जाता है और उससे बात करता है। क्या हुआ नैना, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी से बात भी नहीं करती? क्योंकि मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ ना, कूल डैशिंग। मैं तो एक सिंपल सी बोरिंग लड़की हूँ जो बस हमेशा किताबें ही पढ़ती है। अरे तू बहुत कूल है नैना, तू बिना किसी को बताए हम अनजानों के बीच ट्रिप पर आ गई। अब इससे ज्यादा कूल और डेयरिंग क्या होगा? सच बोल रहे हो ना तुम? कोई शक है क्या मैडम आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाय, तुम्हारी स्माइल पता है कितनी डेंजरस है। मेरे पास दिल होता ना तो पक्का तुम्हारी स्माइल पर आ जाता चश्मेश। अब चले। रुद्र उसे हाथ पकड़कर अपने साथ वापस कैंप ले जाता है, जहां वो लोग काफी मजे करते हैं। नैना अब खुशी खुशी पूरा ट्रिप रुद्र और अनु के साथ एंजॉय करती है। धीरे धीरे नैना को रुद्र से प्यार होने लगता है और वो उसे अपने दिल की बात बताने जाती है। तो फिर कल से हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। नहीं नैना, मैं अब वो पुरानी जिंदगी नहीं जीना चाहता यार। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं दुनिया देखना चाहता हूँ नैना, एक जगह से दूसरी जगह, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। थक जाओगे रुद्र, दुनिया बहुत बड़ी है। आखिर कितना चलोगे, कितना भागोगे? नैना, मैं एक एडवेंचरस लाइफ जीना चाहता हूँ जिसमें हर तरीके का फन हो। इसलिए तो अमेरिका जा रहा हूँ अगले हफ्ते, 4 साल की ट्रैवल एंड टूरिज्म की डिग्री कंप्लीट करने के लिए। रुद्र की बातें सुनकर नैना बहुत निराश हो जाती है और वो अपने दिल की बात बिना बताए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। नैना एक बड़ी डॉक्टर बन जाती है,
तो वहीं रुद्र पिछले 5 साल से दुनिया भर में घूम रहा होता है। ऐसे ही एक दिन अचानक रुद्र की माँ संध्या की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके पिता सूरज जल्दी से अपनी बीवी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। सूरज अपने बेटे को फोन करता है। बेटा रुद्राक्ष, यस डैड, कैसे हैं आप? बेटा तेरी माँ की तबीयत काफी खराब है, तू बस जल्दी से घर आ जा। रुद्र तुरंत ही पहली फ्लाइट पकड़कर इंडिया आ जाता है और फौरन अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। पापा, माँ कैसी है? ठीक है ना? बेटा तेरी माँ के हार्ट में ब्लॉकेज हो गई थी और ऑपरेशन के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, पर भला हो उस डॉक्टर का जिसने तेरी माँ की जान बचा ली और उनका फ्री में इलाज कर दिया। सच में पापा? कहाँ है वो डॉक्टर? मैं अभी मिलता हूँ उनसे, पर पहले माँ से मिलता हूँ। रुद्र अपनी माँ से मिलने के लिए वार्ड में जाता है, जहाँ नैना उनका इलाज कर रही होती है। वो नैना को वहाँ देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अरे चश्मिश, तू यहाँ? सेम क्वेश्चन, तुम यहाँ कैसे? अरे जिनका तुम इलाज कर रही हो मेरी मम्मा है। ओ, मुझे तो पता ही नहीं था। थैंक्स नैना, आज तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। तुम सच में बहुत अच्छी हो। कुछ ही दिन बाद रुद्र अपनी माँ संध्या को डिस्चार्ज करवाकर हॉस्पिटल से ले जाता है। रुद्र को देखकर नैना का सोया हुआ प्यार एक बार फिर से जाग जाता है और उन दोनों का बातों और मुलाकातों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन रुद्र नैना को अपने घर पर डिनर पर बुलाता है। नैना, मैं आज सबके सामने तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ रुद्र, बोलो, क्या बात है? नैना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज से नहीं, तब से जब तुम हमारे साथ घूमने गई थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यस रुद्र, आई लव यू टू सो मच, इतना सारा। इस तरह रुद्र और नैना शादी करके हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। नैना खुशी खुशी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभालती है और साथ ही अपना काम भी करती है। थोड़े ही समय बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और ट्विन बेबी गर्ल्स को जन्म देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये चश्मिश बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो हमेशा ही चश्मा लगाती है और अपने घर को अच्छे से संभालती है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साक्षी बहुत ही खूबसूरत, मेहनती और मासूम लड़की थी, जो कि एक नामी मेकअप आर्टिस्ट बन अपना पार्लर खोलना चाहती थी। उसके पास हुनर तो था, पर अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे। पर अपनी जिंदगी को बैलेंस बनाने के लिए पास ही के ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ उसकी जिंदगी में मुसीबतों के पहाड़ कम ही नहीं हो रहे थे। मनोज नाम का एक लड़का आए दिन उसका पीछा किया करता था। वो कई बार उसे समझाती, पर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ऐसे ही एक शाम जब साक्षी पार्लर से अपने घर आ रही होती है, तो वो बीच रास्ते में उसे छेड़ने लगता है। साक्षी सुन, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि यार मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू हाँ क्यों नहीं बोल देती? देखो, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे घर जाना है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और साक्षी गुस्से में सबके सामने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ मौजूद मनोज के दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं। तू सच में एक लड़की से पिट गया है? अबे यार भाई मजा आ गया ये सीन देख के। तो क्या चाटा मारा है, दिखा दिखा, निशान छप गए क्या? अरे चुप हो जाओ, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। अबे तू हमें मारेगा और हमारी जितनी बेइज्जती होगी ना, हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है। अभी जो तेरी बेइज्जती हुई ना उस लड़की से पिटने की, तू उसके बारे में सोच अभी। हाँ भाई, सच बात बोल दी तूने। और भाई, हम तेरा मजाक नहीं बना रहे। उस लड़की ने तुझे नहीं, हम सबको चाटा मारा है और उसे सबक सिखाना जरूरी है, वरना उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। एक लड़की से सरेआम पिटकर मनोज का ईगो हर्ट हो जाता है और वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसके खूबसूरत से चेहरे को नुकसान पहुंचाने की सोचता है। ऐसे ही एक दिन साक्षी अपने पार्लर से घर आ रही होती है,
तभी बीच रास्ते में मनोज अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठे हाथों में एसिड लिए उसके सामने आ जाता है और उसके चेहरे पर एसिड फेंककर वहाँ से भाग जाता है। वो बेचारी वही अधमरी हालत में बेहोश हो जाती है। आसपास के लोग जल्दी से उठाकर उसे अस्पताल पहुँचाते हैं। थोड़ी देर बाद उसके घर वाले वहाँ आ जाते हैं और डॉक्टर उसके इलाज में लग जाते हैं। क्या हुआ मेरी बेटी को? जल्दी बताइए ना क्या हुआ? देखिए, ये खतरे से तो बाहर है, लेकिन इनका चेहरा पूरी तरह से झुलस गया है, जिस वजह से इनकी रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा। चेहरा जल गया? मतलब चेहरा जल कैसे सकता है डॉक्टर? जानते भी हैं कितनी खूबसूरत है वो, कैसे सहेगी? जी, वो इनके चेहरे पर किसी ने एसिड फेंककर पूरा का पूरा चेहरा खराब करने की कोशिश की है और ये पुलिस का मामला है और वो ही इसे सुलझा लेंगे। पुलिस ने कंप्लेंट लिख ली है। प्लीज आप संभालिए अपने आप को, हम सब आपके साथ हैं। नहीं, हमें पुलिस का झमेला नहीं चाहिए। हम हमारी बेटी को संभाल लेंगे, लेकिन आप पुलिस को मत घसीटिए इस बीच। देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये पुलिस का मामला है और वो थोड़ी ही देर में आते होंगे। तब तक आप लोग अपनी बेटी से मिल लीजिए और प्लीज अपने आप को संभालिए। उसके माँ बाप उससे मिलने अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो उसे पुलिस को कुछ भी बताने के लिए मना कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद पुलिस जब वहाँ आती है तो वो उन्हें घर का हादसा बताकर अपनी बातें अंदर ही दबा लेती है। कुछ दिनों बाद वो ठीक होकर घर पहुंचती है, जहां मोहल्ले के लोग उसे देखकर उसके चेहरे से घृणा करने लगते हैं। जब वो अपना चेहरा शीशे में देखती है तो जोर से चिल्ला पड़ती है। उसके घर वालों को अब उसकी शादी की चिंता सताने लग जाती है, इसलिए वो मनोज का पता लगाकर उसकी माँ सावित्री और पिता हरि से अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं। देखिए, अगर हम चाहते तो पुलिस कंप्लेंट कर आपके बेटे को जेल भिजवा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया और अब हम चाहते हैं कि आपका बेटा अपनी गलती का भुगतान करे। अरे भाई साहब, साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि आपका बेटा मेरी बेटी से शादी कर ले, क्योंकि उसकी गलती की वजह से अब उसकी शादी कहीं नहीं हो पा रही है। अरे तू ये क्या कह रहा है? मेरा बेटा तेरी उस जली हुई बेटी से शादी नहीं करेगा, समझा? ठीक है, फिर तुम भी अब जेल की हवा खाओगे। रमेश की धमकी सुनकर हरि को अपने बेटे के जेल जाने का डर सताने लगता है, इसीलिए वो शादी के लिए हाँ बोल देता है। तभी मनोज चिल्लाकर शादी के लिए मना कर देता है। मैं नहीं करूँगा पापा ये शादी। जानते भी हो उस लड़की को देखकर कितनी घिन आती है। अरे अभी हाँ बोल दे, शादी के बाद उस लड़की को हम पूरा जला देंगे और तेरी किसी खूबसूरत लड़की से शादी करवाएंगे। ये बात सुनकर वो उससे शादी के लिए हाँ बोल देता है, लेकिन साक्षी ये शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी उसी के गुनहगार से करवाने लग जाते हैं। कुछ दिन बाद वहाँ एक रिपोर्टर जय उसके जले हुए चेहरे के पीछे की कहानी जानने के लिए आता है, लेकिन उसके घर वाले उसे उससे मिलने नहीं देते और वो अपनी स्टोरी पूरी किए बिना वहाँ से जाता ही नहीं है। आसपास के कुछ लोगों से वो उसकी कहानी जान जाता है और उसके लिए उसे बहुत दुख पहुँचता है। ऐसे ही उसकी शादी के दिन वो चोरी छुपे उससे बात करने की कोशिश करता है। साक्षी जी, देखिए, मैं एक रिपोर्टर हूँ और मेरा नाम जय है। मैंने तुम्हारी पूरी दास्तान सुनी। तुम अपने गुनहगारों को सजा क्यों नहीं दिलवा रही? उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो किसी से भी नहीं हो पाएगी। इस चेहरे से कोई प्यार नहीं करेगा। मेरे घर वालों का नाम बदनाम हो जाएगा, वो अलग। देखो, ऐसा नहीं है। वो लड़का जब तुम्हारे साथ गलत कर सकता है तो किसी और के साथ भी गलत कर सकता है। सर, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मेरे लिए ये सब करना कितना जरूरी है? मुझे अपने घर वालों की खातिर उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। देखो, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ और उस लड़के को जेल भी भिजवा सकता हूँ, लेकिन
इसके लिए तुम्हें गवाही देनी होगी। और हाँ, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। देखना पड़ेगा साहब, क्योंकि अब यही मेरी जिंदगी है। मैं अपना खुद का चेहरा शीशे में देखकर डर जाती हूँ, तो कोई लड़का इस चेहरे को बर्दाश्त कैसे करेगा? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ये बात बोलकर वो शादी के मंडप में जाकर बैठ जाती है। जय को उसके दुख का बहुत ज्यादा एहसास होता है और वो जबरदस्ती मंडप में घुस उसकी मांग सिंदूर से भर देता है और उसे मंगलसूत्र पहना देता है, जिसे देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो उन सभी लोगों का मुंह बंद करवा देता है जो साक्षी को भला बुरा कह रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है, जिन्हें जय ने बुलाया होता है, और वो मनोज को जेल भिजवा देते हैं। साक्षी भी अपना बयान देकर उसे सलाखों के पीछे भेज देती है। देखते ही देखते वो अपना एक ब्यूटी पार्लर भी खोल लेती है। कुछ दिनों बाद ही वो एक बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट बन जाती है और अपने पति जय के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लग जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एसिड अटैक का सामना कर मुजरिमों को सजा दिलाने वाली ये दिलेर बहू? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी दिलेर बहू है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक गांव में कियारा नाम की लड़की अपनी मम्मी मीना और पापा किशन के साथ रहती थी। वो पढ़ी लिखी, समझदार और हर काम में निपुण लड़की थी, लेकिन उसमें एक ही कमी थी कि उसकी जीभ बहुत लंबी थी, जिसके चलते सारे गांव के लोग उसे चिढ़ाया करते थे और उसका मजाक बनाते थे। ऐसे ही एक दिन एक शहरी लड़का नकुल उसके गांव में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आता है। माँ, सारा काम हो गया है। अब मैं सरपंच जी के घर जा रही हूँ उनके साथ काम करवाने। हाँ हाँ ठीक है, मना करूँगी तो जैसे तू बड़ा मानेगी। तो रोकती ही क्यों हो माँ? ठीक है जा। नमस्ते सरपंच जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तू बता किसी है? बस मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। हाँ, यो छोरा शहर ता आया है कोई डॉक्यूमेंट्री बनान, तो इसने पूरा गांव दिखा दे। जी ठीक है सरपंच जी, जैसा आप कहें। जा बेटा। जी चलिए, वैसे आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम नकुल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। इस तरह कियारा नकुल को सारा गांव घुमाती है। दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन एक दिन जब कियारा नकुल को गांव दिखा रही होती है तो बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें एक झोपड़ी में रात गुजारनी पड़ती है। और अगले दिन गांव वाले उन्हें ढूंढते हुए आते हैं और दोनों को एक साथ झोपड़ी से निकलता देख तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। हाय, यो क्या कर लिया इस लड़की ने? भगवान, अब तो भाई पूरे गांव की नाक कटा दी इस लड़की ने। रे भगवान, क्या होगो? हाँ सही कह रही हो बहन। देखा सरपंच जी क्या किया इस कलमुही ने? अरे मैंने गांव दिखाने की गई थी, ये रंगरलिया मनानती ना गई। नहीं सरपंच जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप सब लोग जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, जो हम देखने लग रहे हैं यो क्या है? जी ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार हमारी बात तो सुनो। नकुल और कियारा सबको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी बात ही नहीं मानता। और इस समस्या का हल निकालने के लिए गांव वाले जबरदस्ती उनकी शादी करवा देते हैं, जिससे दोनों ही खुश नहीं होते। शादी के बाद दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। तभी नकुल कियारा से कहता है, तुम अब ये मत सोचना कि तुम मेरे साथ मेरी बीवी बनकर रहोगी। पर मैं कहाँ जाऊंगी, आप ही बताइए। मुझे नहीं पता। नकुल जी, पर कुछ नहीं, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जी ठीक है, अब मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं जा रही हूँ। कियारा को शहर में अकेला छोड़कर नकुल वहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद वो कुछ दिन यहाँ वहाँ भटकती रहती है और घरों में छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालती है। ऐसे ही एक दिन शहर में टैलेंट मेला लगता है, जहाँ सभी लोग अपना कुछ न कुछ करतब दिखा रहे होते हैं, जिनको देखकर कियारा भी अपने ऐसे ही हुनर के बारे में सोचने लगती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। वो मेहनत करके पैसे जमा करती है और बाजार से पेंटिंग बनाने का सामान ले आती है। वो अपनी लंबी जीप को पॉलिथीन से कवर कर रंग में डुबोती और पेंटिंग करना शुरू कर देती है। फिर उन्हें ले जाकर बाजार में बेचना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कियारा की लंबी जीप से बनी पेंटिंग्स पूरे शहर में मशहूर हो जाती हैं। एक दिन वहाँ शहर का बहुत बड़ा रिपोर्टर सुनील चौधरी आता है और कियारा की लंबी जीप से बनी अनोखी पेंटिंग देखकर हैरान हो जाता है और कियारा से पूछता है, क्या सच में तुमने ये सारी पेंटिंग अपनी जीप से बनाई है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से भी इतनी खूबसूरत पेंटिंग बन सकती है। जी बस सच्ची लगन और हुनर होना चाहिए, बाकी सब खुद ब खुद हो जाता है। क्या मैं आपका वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल सकता हूँ? जी डाल दीजिए, पर उससे क्या होगा? जी इससे होगा ये कि आपकी पेंटिंग बहुत फेमस हो जाएगी। अच्छा तो ये बात है, ठीक है 2 मिनट रुकिए, अभी आपको लाइव बना के दिखाती हूँ। सुनील कियारा की जीप से पेंटिंग बनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा फेमस हो जाती है। उसकी अनोखी पेंटिंग्स की डिमांड्स बढ़ने लगती हैं। साथ ही विदेश के लोग भी उसकी ये अद्भुत कलाकारी देखने के लिए उसके पास आने लगते हैं। और ऐसे ही एक दिन रिपोर्टर सुनील चौधरी के पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के डिपार्टमेंट से कॉल आती है। वो लोग उनसे कियारा के बारे में पूछते हैं और सुनील से कियारा के बारे में जानने के बाद वो कियारा से मिलने के लिए अपनी एक टीम को भेजने को बोलते हैं। ये सब सुनकर सुनील को बहुत अच्छा लगता है और ये खुशखबरी सुनाने के लिए वो कियारा के पास जाता है। कियारा जल्दी इधर आओ, एक बात बतानी है तुम्हें। जी कहिए सुनील जी, क्या बात है? आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं। अरे बात ही कुछ ऐसी है, अगर तुम सुनोगी तो तुम भी खुश हो जाओगी। अच्छा तो आप बता भी दीजिए। तभी सुनील कियारा को सारी बात बताता है, जिसके बाद कियारा बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती है। वक्त बीतता जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम कियारा का इंटरव्यू लेकर और उसका वीडियो बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़े ही वक्त बाद उसके लिए लंदन से बुलावा आता है, जिसमें वो लाखों लोगों के सामने अपनी लंबी जीप से पेंटिंग बनाकर दिखाती है। वहीं नकुल को भी अपने किए पर पछतावा होने लगता है। वो उससे माफी मांगने के लिए उसे हर जगह तलाशता है, पर उसका कहीं पता नहीं चलता। वो थक हार कर एक टी स्टॉल पर बैठा होता है। तभी टीवी पर कियारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होने की न्यूज आती है, जिसे देखकर नकुल हक्का बक्का रह जाता है। वो कियारा से मिलने सीधा एयरपोर्ट जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने तो कहा था ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? हाँ मैंने कहा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। ओ अच्छा समझ गई। अब जब मैं फेमस हो गई हूँ तो तुम मुझ पर अपना हक जताने आए हो? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि तुम्हारी जीभ इतनी लंबी है और तुम में इतना टैलेंट है। तो अब तो पता चल गया ना। अब आप जाइए यहाँ से। मैं अपनी जिंदगी में अकेले बहुत खुश हूँ। नहीं कियारा, ऐसे मत करो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने जो किया गलत किया, पर मैं यहाँ तुम्हारा नाम या टैलेंट देखकर नहीं आया, बल्कि अपने प्यार के खातिर आया हूँ। आई लव यू कियारा। ठीक है, अब की बार मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? वादा करो मुझसे। मरते दम तक नहीं, वादा रहा मेरा तुमसे। कियारा नकुल को माफ कर देती है। दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी लंबी जीप से अनोखी पेंटिंग करने वाली ये बहू? क्या आपके आसपास भी कोई अनोखी कलाकारी दिखाने वाली बहू है? अगर हाँ, तो यार कमेंट करो ना हमें।
सुमन एक बहुत ही सुंदर और अच्छी लड़की थी। पढ़ाई हो या खेलकूद, उसे बॉक्सिंग करने का बहुत शौक था और साथ ही उसने इनमें कई गोल्ड मेडल्स और ट्रॉफी हासिल की थी। अपने बॉक्सिंग के शौक के चलते उसने अपने बाल लड़कों की तरह छोटे करवा लिए थे, जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेज में सभी लोग उसे परकटी, टॉम बॉय और मर्दानी लड़की जैसे नामों से चिढ़ाया करते थे। ऐसे ही एक दिन अपने कॉलेज की तरफ से खेले गए बॉक्सिंग चैंपियनशिप में वो ट्रॉफी जीतकर घर ले आती है और अपनी माँ गीता और पिता मुकेश को दिखाती है। पापा, मम्मी, देखिए मैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतकर ट्रॉफी लेकर आई हूँ। अब कोई अच्छा सा लड़का देख के तेरी शादी करवा देंगे। माँ, मुझे नहीं करनी अभी शादी, अभी तो मुझे मेरी लाइफ में बहुत कुछ करना है। यह बात बोलकर सुमन अपने घर से चली जाती है। चलते चलते बाजार तक पहुंच जाती है, जहां 5-6 लड़के मिलकर रणवीर नाम के लड़के को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। वो उनके पास जाती है और सब लड़कों की जमकर पिटाई करती है और उन्हें वहां से भगा देती है और रणवीर की जान बचा लेती है। थैंक यू सो मच यार, मेरी जान बचाने के लिए। पर वो लोग तुम्हें मार क्यों रहे थे? वो क्योंकि मैं उन 6 लड़कों की इकलौती बहन पर लाइन मार रहा था। हे भगवान, फिर तो उन लोगों को तुम्हें पीटना नहीं बल्कि जान से मार देना चाहिए था। अरे मैडम, कैसी बात कर रही हो? वो गाना तो सुना है ना, दिल तो पागल है दिल दीवाना है, तो बस फिर मेरा भी दिल उसी पर आ गया था। इस दिल के चक्कर में ना आज जो हॉस्पिटल का बिल फट जाता ना, वो बहुत अच्छा रहता तुम्हारे लिए। सुमन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कॉलेज में जब वो अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही होती है, वीर से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बाद नेशनल लेवल चैंपियनशिप आता है, जिसमें रणवीर गोल्ड मेडल जीत कर लाता है। सुमन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने और अपने दिल की बात बताने के लिए उसके पास जाती है, पर वो देखती है कि रणवीर तो चारों तरफ से लड़कियों से घिरा हुआ है। ये सब देखकर सुमन को बहुत बुरा लगता है। वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी रणवीर बोलता है, सुमन रुको तो, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? तुम जाओ ना उन लड़कियों के पास, तुम्हें तो वही अच्छी लगती है ना, बहुत सारे मेकअप वाली, छोटे छोटे कपड़े वाली, लंबे लंबे बालों वाली। अरे यार, क्या बकवास किए जा रही हो तुम, और तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। वही तो रणवीर, तुम मुझे बस अपना दोस्त समझते हो और कुछ भी नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you रणवीर। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी तब से जब तुमने मेरी जान बचाई थी। सुमन, I love you too यार। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है। सुमन और रणवीर शादी करने का फैसला ले लेते हैं, जिसके लिए रणवीर अपनी माँ सुजाता के साथ रिश्ते की बात करने सुमन के घर आता है। यहाँ सब लोग हॉल में बैठकर बात कर रहे होते हैं। जी बहन जी, कुछ लीजिए ना, समोसा तो आपने खाया ही नहीं। जी बस बस, खाना पीना तो होता रहेगा। आप जरा सुमन को बुला दीजिए। वो क्या है ना, रणवीर उसकी बड़ी तारीफ करता है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। जी हाँ जी, अभी बुला देती हूँ। सुमन। तभी हाथों में चाय नाश्ता लिए सुमन सबके सामने आती है। सुजाता उसके छोटे बाल देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। जी बाकी सब बातें तो बिल्कुल ठीक है, पर आपके बेटी के बाल कुछ ज्यादा ही छोटे नहीं है? माँ, बाल छोटे बड़े होने से क्या फर्क पड़ता है? सुमन मुझे बहुत प्यार करती है, इतना ही बहुत है मेरे लिए। हाँ ठीक है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या ही करेगा काजी। मेरे ही बेटे के भाग में ये परकटी लिखी थी। अरे बहन जी, कहाँ खो गई? रिश्ता पक्का करे अब। जी जी बिल्कुल। इस तरह कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है। सुमन अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल लेती है।
सुजाता अपनी बहू के छोटे बालों का मजाक बनाने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती। ऐसे ही एक दिन सुमन, अरे ओ सुमन, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी, आई। ले, इन्हें अपने घने लंबे बालों में लगा ले। पर माँ जी, ये तो अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तेरे बाल तो इतने लंबे हैं ही नहीं कि तू परांदा लगा सके। माँ जी, आपने जानबूझकर ये सब किया है ना? अरे मेरी परकटी को बुरा लग गया, नाराज हो गई मेरी बहू। रुक, मैं तुझे कुछ और देती हूँ जो बिल्कुल तेरे मतलब का है। ये ले मेरी परकटी, इसे लगा ले अपने बालों में, ये तो एकदम फिट आएगा। बस कीजिए माँ जी, बहुत हो गया। अगर मेरे बाल छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त मेरा मजाक बनाती रहेंगी। अरे तो और क्या कहूँ? पता है मोहल्ले वाले क्या कहते हैं? आपके लड़के के साथ एक और लड़का जा रहा है। सुमन गुस्से में तंतनाते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, पर सुजाता के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एक शाम सुमन अपने कमरे में उदास बैठी होती है। तभी वहाँ पर उसका पति रणवीर आ जाता है और बोलता है, अरे मेरी मैरी कॉम, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? रणवीर, तुम्हारी माँ है ना, मैं उनके रोज रोज के इन तानों से बड़ी परेशान हो गई हूँ। अरे माँ भी ना, उनकी तो आदत है ऐसे बोलने की। तुम उन्हें छोड़ो और मेरी बात सुनो। ओलंपिक गेम्स आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। रणवीर और सुमन अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। दोनों का सिलेक्शन हो जाता है और फिर बॉक्सिंग का मैच होता है। दोनों ही ओलंपिक में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाते हैं और उनका हर जगह खूब नाम होता है। सुजाता हाथों में आरती की थाली लिए अपने बेटे का स्वागत करती है। माँ, पर गोल्ड मेडल तो सुमन भी लाई है, उसकी भी तो आरती उतारो। हाँ, मैं नहीं उतारूंगी इस परकटे की आरती। ये जीते या ना जीते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस माँ, बहुत हो गया। आपने हमेशा सुमन का अपमान किया है। और हाँ, जिस घर में मेरी पत्नी के लिए सम्मान नहीं है उस घर में मैं कभी नहीं रहूंगा। माँ, मैं और सुमन अभी घर छोड़ के जा रहे हैं। रणवीर की बात सुनकर सुजाता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। सुमन भी अपनी सास को माफ कर देती है। इस तरह सुजाता को समझ आ जाता है कि लंबे बालों से नहीं बल्कि अच्छे गुणों और संस्कारों से इंसान की पहचान होती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये परकटी बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।